क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई वाज डिस्कसिंग कि आप लोग डीपीपी से जब क्वेश्चन करते हैं तो उसको अगर आप बताएंगे भी सही ना मुझे कि सर ये हो गया है काम। अगर डाउट नहीं भी आ रहा है तो बता दो, मैंने ग्रुप में डाउट पूछा था। हाँ, डाउट पूछ रहे हो दैट्स फाइन शिखा, बट अगर आपने कर भी लिया ना तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, कि डीपीपी वाले क्वेश्चंस हो गए हैं सर, होमवर्क हो गया है। क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि इतना ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस क्लास में करने में एबल नहीं है। अभी हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, राइट? तो क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में क्लास में भी, लेकिन जो बचा हुआ है प्रैक्टिस, क्योंकि सिंस टॉपिक्स ऐसे हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, और क्लास में आप लोग लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना? और वो आप अगर नहीं कर रहे हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आई होप कि तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस। अब मैं तुमको बीच बीच में पूछना चालू करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस करे हैं और किस में डाउट वगैरह आ रहा है, और तुम खुद से भी ट्राई किया करो बताने का मुझे, ठीक है? ताकि हम लोग इस चीज के चेक में रहें कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल्सो आई विल शेयर पीवाई क्यू वाला जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अभी मिल रहा है क्या तुम लोगों को? डू गाइस हैव पीडीएफ ऑफ पीवाई क्यूज वेव ऑप्टिक्स का? नहीं? ओके, नो No, सर। ठीक है, आई विल शेयर इट टुडे ओनली। उससे भी प्रैक्टिस कर लेना। डीपीपी और पीवाईक्यू पहले ये करो, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जब भी टाइम मिले। पर ये दोनों कंप्लीट करके ही आगे जाना है। आगे जाने का मतलब जब वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट देने जाओगे ना संडे को इस वाले, तो ये दोनों चीजें करके जाना। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वेव ऑप्टिक्स पहले से बता रहा हूं मैं, वेव ऑप्टिक्स इज नॉट अ इजी थिंग टू हैंडल। काफी सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो तो समझ में ही नहीं आती है, चाहे आप बहुत बार उसको पढ़ लो। लेकिन वो ऐसा लगता है हमें कि समझ में नहीं आ रही, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना उनकी, तो वो आ जाएंगी समझ में, ठीक है? तो ओनली वे टू क्रैक वेव ऑप्टिक्स और चैप्टर लाइक वेव ऑप्टिक्स इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा। थ्योरी तो पढ़नी है, एक बार कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा ये चैप्टर समझ में आने लगेगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कितना वेटेज है। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जैसे 24 में 4 क्वेश्चन आए लेकिन 23 में एक ही क्वेश्चन आया था, तो इससे डिसीव मत होना। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है कि नीट आपको सरप्राइज कर दे। बात समझ में आ रही है मेरी? yes, sir. ना? सो यस सर। वेटेज तुम्हें इसलिए यस। बताया जाता है, वेटेज तुम्हें इसलिए बताया जाता है ताकि जब तुम रिवीजन करो ना तो अकॉर्डिंगली रिवीजन करो। कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, बिल्कुल रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, उसको तुम बार बार पढ़ रहे हो, और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े कम कर रहे हो। तो ये चीज तुम नहीं करो, इसके लिए वेटेज बताया जाता है, राइट? तो इसको यूटिलाइज करो, अपने फेवर में यूज किया करो। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, तो ये तो छोड़ सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ना, ये नहीं सोचना है। इसलिए बताया जाता है वेटेज आपको, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन हमारा। तो अभी तक बच्चों हम पढ़ रहे थे कि आपका कोई स्लिट बन रहा था अगर, तो उससे जब लाइट पास कर रही थी तो उससे क्या बन रहे थे? वेव फ्रंट्स बन रहे थे, राइट? यस सर। वेव फ्रंट्स बन रहे थे, और अगर हमने एक और स्लिट लगा दी थी और अगर मल्टीपल वेव फ्रंट्स बन रहे थे तो किसी पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। और ये इंटरफेरेंस को जब हमने किसी स्क्रीन पे नोट किया तो हमें रियलाइज हुआ कि इसमें फ्रिंजेस बनती है ना, ब्राइट डार्क ऐसे करके फ्रिंजेस बनती है। यानी कि कुछ एरिया तो आपका डार्क शेडो वाला आ रहा था, कुछ एरिया आपका ब्राइट वाला आ रहा था, राइट? लेकिन हमने एक नई चीज ऑब्जर्व करी, यही इंटरफेरेंस पैटर्न्स या फिर इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना हमको तब देखने के लिए मिला जब हमने यूज तो एक ही स्लिट को किया, लेकिन हमने ना शार्प एज बना दिया उसको। शार्प एज यानी तुमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका ये जो एज है ना, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट, इसको तुमने शार्प बना दिया। तो जब हमने देखा कि लाइट इस पे फॉल करी, तो लाइट तो वैसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन हमें अब पढ़ चुके हैं हम इंटरफेरेंस के बाद कि लाइट जो है, हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या बताया था हमें, वेव फ्रंट्स की तरह क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। ये बात तो समझ में आती है ना सबको अब कि लाइट अब रह नहीं बची है, 10th क्लास में नहीं है अब हम, है ना? अब हमको पता है कि लाइट जो है वेव फ्रंट्स की तरह आगे जाने वाली है, आगे प्रोपोगेट करने वाली है बेसिकली। तो लाइट अगर वेव फ्रंट की तरफ प्रोपोगेट करेगी, तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, केवल उस डायरेक्शन में ही आपका जो इल्यूमिनेशन है या उजाला बोल लो हिंदी में, है ना, वो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कहीं भी लाइट पहुंच सकती है, किसी भी
जगह पे आपको अपनी ब्राइट यू कैन से स्क्रीन मिल सकती है देखने को और डार्क मिल सकती है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है और इसको हम पढ़ चुके हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? डिफ्रैक्शन होता है कि व्हेन लाइट इज प्रोपगेटेड अक्रॉस अ शार्प एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब लाइट को किसी शार्प एज ऑब्जेक्ट पे प्रोपगेट किया जाता है तो उस केस में आपकी लाइट बेंड हो जाती है ना। अब बेंड तो हो रही थी, पहले भी हो रही थी लाइट, लेकिन इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन इट इज बेंडिंग, इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल। ओपेक समझते हो सब लोग? ओपेक क्या होता है? यस सर सर, जिसमें सर जिसमें कुछ भी ना दिखे, जिसके आर लाइक पार नहीं वॉल दिखे, होगी। आर पार नहीं देख सकते जिसको तुम, ना जैसे कोई फोन वगैरह हो गया, ये ओपेक ही तो है, इसके आर पार देख सकते हो क्या तुम? नहीं देख सकते। नो सर, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार देख सकते हो, है ना? देख सकते हैं और हम। इनके बीच का यस सर। ट्रांसल्यूसेंट होता है, एक साइड से दिखता है एक साइड से नहीं दिखता, है सर ना? जैसे बटर पेपर हो गया। हाँ, बटर पेपर हो गया, है ना, पार्शियली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो हम बात कर रहे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई लाइट है, वो आ रही है कहीं से, है ना, सोर्स से, और तुमने रख दिया सामने ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके की शार्प एजेस है, ऊपर से और नीचे से शार्प एजेस तो ऊपर नीचे ही होंगे ना, बीच में थोड़ी एज होगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई लाइट रे आ रही है, सामने रखा है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके की शार्प एज है। तो जब उस शार्प एज से इंटरसेक्ट करेगी वो, है ना, जब उससे मिलेगी, है ना, जब उससे क्या करेगी, कल्यूड करेगी, तो उसके बाद लाइट बेंड हो जा रही है, और एरिया में उस एरिया में जहां पे शैडो रीजन बनने वाला था, शैडो रीजन समझते हो? शैडो रीजन समझते हो? जैसे कि अगर आपकी लाइट आ रही थी यहाँ से, देखो मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म, जैसे कि तुमने यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक है ये, है ना, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और तुमने क्या करा, लाइट को प्रोजेक्ट कर दिया इस पे। ऐसे लाइट आ रही है, लाइट तो हर जगह जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, टेक्निकली तो तुम्हारा जो लाइट है वो इसके ऊपर वाले रीजन और इसके नीचे वाले रीजन पे फॉल करना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ये जो इसका यस। एरिया है इस ओपेक ऑब्जेक्ट का, वो तो स्क्रीन पे शेडो के रूप में दिखना चाहिए ना, यहाँ पे तो हमें शेडो दिखना चाहिए, ये तो डार्क शेडो रीजन होना चाहिए। सही बात है यस सर। है ना? लेकिन यस। डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट की एजेस शार्प हुई तो इस पे ये लाइट जो है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? बेंड हो जाती है, बैंड। बैंड हो। ऐसे बेंड हो जाती है, और ये इस एरिया में जाके भी क्या करती है, इल्यूमिनेट कर देती है। यानी यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली अंधेरा नहीं हुआ, शेडो नहीं आया, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हुआ, लाइट का इंटरसेप्शन, है ना, लाइट वहां पे भी पहुंची और वहां पे भी उसने क्या किया, इल्यूमिनेट किया, है ना, यानी कि शेडो रीजन को भी उसने ब्राइट बनाया, या तो या फिर कुछ फ्रिंजेस पैटर्न बनाए, लेकिन वहां पे लाइट पहुंची जरूर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट्स पे बेंड होती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन, है ना, इसको रिफ्लेक्ट। डेविएशन बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? और डेविएशन। डेविएशन। डेविएशन वर्ड ज्यादा इजी लगता होगा सुनने में ना, ज्यादा फेमिलियर लगता होगा, राइट? अरे समझ में आ रहा है ना क्या बात हो रही है यहाँ पे? यस सर। एक साइंटिस्ट थे ग्रिमाल्डी नाम से, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था, और इसको एक्सप्लेन थोड़ा थ्योरेटिकली फ्रेस्नेल ने किया था, जिनका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अच्छा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की रीडिंग करी? मैंने बोला था करने को, नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो यार। अच्छा नहीं करी है अगर, तो याद से कर लेना आप। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस आवाज आ सर। रही है मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है, सो रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो ये देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं
कैसे लाइट रे आ रही है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है क्या बेटा? लास्ट क्लास के नोट्स, आई शेयर इट हिम्मत अभी। इंटरफेरेंस वाले ना, हाँ आई शेयर इट। क्या बोल रहा था मैं? लाइट यहां से आई सिंगल स्लिट से, और जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर लाइट सीधी जाती तो इसके सामने वाले एरिया में ही, स्क्रीन में ही क्या बनता, यहाँ पे जाता, केवल यहाँ पे उसका इल्यूमिनेशन होता। लेकिन जैसे कि हमको पता है वेव फ्रंट्स बनते हैं, तो इस वेव फ्रंट की वजह से लाइट दूसरे शेडो रीजन में भी जाएगी, जो शेडो रीजन बनना चाहिए था। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एक लाइन आ रही है, ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, यहाँ तक। वैसे इसका शेडो रीजन यहीं से चालू हो गया है, इस जगह से चालू हो गया शेडो रीजन, लेकिन इसके नीचे तक लाइट आ पा रही है। देखना अभी, देखना, हाँ अभी दिख रहा होगा तुमको, है ना? इस वाले रीजन में भी लाइट आ पा रही है। ठीक है, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमेना है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे। आगे चलें। आइडिया लगा कुछ Yes, sir. डिफ्रैक्शन का, है ना? Yes, sir. डेविएशन ऑफ लाइट Yes. रिलेशन है इसका, सिंपल सा टॉपिक है और कुछ नहीं। तो जैसे कि हमने समझा कि लाइट जो होती है वो वेव फ्रंट्स, वेवलेट्स के रूप में ट्रैवल करती है। तो हमने देखा कि किसी जगह पे तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है लाइट, ये वेव फ्रंट्स जो हैं, वेवलेट्स जो हैं, ये किसी जगह पे तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना? तो जहाँ Yes, पे ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे वहां ब्राइट बन गई, है ना, ब्राइट एरिया बन गया। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली करे वहां पे क्या बन गया? डार्क बन गया, dark. राइट? तो अगर सेम तरीके से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी हम समझें कि किसी ऑब्जेक्ट से जिसकी शार्प एजेस है, उस पे अगर लाइट को हम इंसिडेंट करें और वो अगर बेंडिंग शो करे, है ना, बेंडिंग शो करे, तो उसकी वजह से भी लाइट जब बैंड होगी तो वेव फ्रंट लेके जाएगी ना, राइट? Yes, sir. वेव फ्रंट्स बनेंगे वहां पे भी, तो ये भी इंटरफेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे जाके। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि फ्रिंजेस बने। क्या बने? फ्रिंजेस बने, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम लोग देख के हैरान हो गए, मतलब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उनको खुद को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ इस बात का कि भाई तुम्हारा जो एरिया डार्क शेडो बनना चाहिए था, है ना, जो दो स्लिट ली, यंग डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट सेम किया उन्होंने, शार्प एजेस ले लिए बस, है ना, और जो एरिया डार्क बनना चाहिए था वो एरिया पे सेंट्रल ब्राइट बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया इनफैक्ट। ठीक है, और इसको हमने इंटरफेरेंस में भी समझा था। कैसे? हमने दो स्लिट्स बनाई, S1 और S2। सब पुरानी बातें कर रहे हैं अभी हम, अभी सब कुछ याद आने लगेगा। तो कायदे से तो अगर हमको अभी तक जो हमने पढ़ा था, 10th क्लास तक जो पढ़ा था, उसके हिसाब से तो यहाँ पे डार्क शेडो रीजन बनना चाहिए था ना स्क्रीन पे। हाँ बच्चों, ये वाले रीजन में क्या बनना चाहिए था? शेडो बनना चाहिए था ना। अरे परछाई बननी चाहिए थी ना ये तो, यहाँ पे तो Yes, क्योंकि sir. ओपेक है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. है ना? लेकिन हमने क्या देखा कि जो S1 है वहां से लाइट निकली, सेंटर पे गई बैंड होके, और पाथ डिफरेंस 0 आया जब S2 से भी ये वेव क्या गई, यहाँ पे इसने इंटरफेयर किया, और इस पॉइंट पे क्या मिल गया इनफैक्ट हमें? शैडो नहीं मिलके क्या मिल गया? सेंट्रल, अरे क्या मिल गया? सेंट्रल ब्राइट लाइट या सेंट्रल मैक्सिमा, है ना? सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा मिला ना इस जगह पे, पढ़ा था ना हमने इंटरफेरेंस में Yes, ये, yes, yes. है? तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि लोगों को तो ये लगता था कि भाई लाइट जहाँ पे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में इल्यूमिनेट करेगी। ठीक है, सो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट्स बेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन। ये डिफ्रैक्शन का सबसे बड़ा जो है डेफिनेशन है। व्हेन लाइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम रिवाइज करो बाद में तो काम आए। व्हेन लाइट strikes on an opaque object, it bends on the corners of the object.
and enters the shadow region. शैडो रीजन में एंटर कर गई लाइट, और यही डिफ्रैक्शन होता है, और यही बहुत बड़ा फिनोमेना था जो कि लोगों को समझाने में सफिशिएंट हुआ कि लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में नहीं करती है। किसमें ट्रैवल नहीं करती है लाइट? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन में। है ना, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, फिर तो हम शेडो देखते सामने। क्या देखते फिर हम? शेडो देखते। ठीक है, तो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे वो वाला हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक सोर्स ले लिया लाइट का, ठीक है, पॉइंट सोर्स ले लिया। अब पॉइंट सोर्स से हमें पता है कि वेव फ्रंट्स निकलते हैं ऐसे, है ना, तो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होती है वही तो देता है हमें डायरेक्शन लाइट का। अरे तो पता है ना हमें, है ना। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि थोड़ा शार्प था। एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि क्या था, शार्प एज का था। ठीक है, तो हमने देखा कि लाइट जब इस शार्प ओपेक ऑब्जेक्ट पे आई, तो वैसे तो टेक्निकली तो इसका जो शैडो रीजन है वो इसके पैरेलल बनना चाहिए स्क्रीन पे, ऐसे बनना चाहिए ना शैडो रीजन तो। यस सर। लाइट को यहाँ जाना चाहिए था टेक्निकली तो, और इसके ऊपर जाना चाहिए था। ये पूरा तो समझ में आता है कि ये पूरा जो रीजन है ये इल्यूमिनेटेड रहेगा, यहाँ पे उजाला रहेगा, लाइट आएगी यहाँ पे। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके ऊपर तो लाइट फ्रीली जा पा रही है ना, ये देखो फ्रीली जा पा रही है इसके ऊपर, तो यहाँ तो कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है। तो ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारा जो है लाइट पूरा इल्यूमिनेट कर रहा है, लेकिन शैडो रीजन के नीचे शैडो बनना चाहिए था, पूरा शैडो रीजन बनना चाहिए था। लेकिन जब हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया हमने, तो हमने देखा कि लाइट बेंड हो गई और एक सिग्निफिकेंटली नीचे डिस्टेंस तक उसने अपने शैडो रीजन को डिस्प्लेस कर दिया, और वहां पे फ्रिंजेस दिखने लगी हमें। कैसे दिखने लगी फ्रिंजेस? लाइट हुई बैंड। ठीक है, और एक नया शैडो रीजन बना लिया इसने, और इसके ऊपर एक पैटर्न दिखने लगा। इसको मैं थोड़ा कलर अलग यूज करता हूँ। ठीक है, जिसमें कि इसको फ्रिंजेस दिखने लगी। ठीक है, अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि ब्राइट तो दिखेगी ना पूरी, डार्क फ्रिंजेस मैंने बना रही। ठीक है, तो क्या सबको, किसी को कुछ नोटिस हुआ इसमें? जो मैंने बनाया उस फ्रिंजेस में किसी को नोटिस हुआ कुछ? सर नीचे तरफ डार्क है, ऊपर की तरफ लाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फ्रिंज विड्थ है वो कम होती जा रही है ऊपर जाते वक्त, यस सर। है ना। Yes, sir. ये पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, ये पैटर्न एक्सपेरिमेंट करते वक्त ऑब्जर्व हुआ है कि जो शैडो रीजन है उसके नियर बाय, तो इसको है ना थोड़ा जूम करके देखते हैं, ऐसे सामने से देखते हैं। अगर आप सामने एक स्क्रीन, ये रखी हुई स्क्रीन तुम्हारे सामने, इस स्क्रीन को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो कैसे दिख रहा होगा ये पैटर्न? ऐसे बहुत ही अच्छी खासी विड्थ की तुम्हारी डार्क फ्रिंज मिली तुम्हें। फिर थोड़ा तुम ऊपर गए तो तुम्हारी जो विड्थ थी वो थोड़ी कम हो गई, है ना। थोड़ा और ऊपर गए तो तुमने देखा कि बहुत ही पतली बनी है भाई, विड्थ कम होती गई है ना। और ऊपर गए तो बिल्कुल एक ऐसी लाइन की तुम्हें क्या मिली, डार्क फ्रिंज विड्थ में, है ना, डार्क फ्रिंज मिली बेसिकली। तो ये ऊपर जाते जाते क्या होने लगी, कम होने लगी। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया उन्होंने, तो इससे उनको रियलाइज हुआ कि भाई जो तुम्हारा डार्क शेडो रीजन है वो तो नीचे की तरफ चला गया है, और एक अलग ही तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व होने को मिल रहा है एक ही पॉइंट सोर्स से, बिना किसी स्लिट बनाए। बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? बिना किसी स्लिट बनाए
कोई स्लिट्स नहीं बनाई तुमने, बस एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके सामने सोर्स रख दिया, और जब तुमने शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को बेंड कराया तो उसने एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया। ठीक है, अच्छा ऊपर का एरिया जो था ये इसके ऊपर का, ठीक है, यहाँ पे तो इल्यूमिनेशन हुआ ही सही, इल्यूमिनेशन हुआ ही सही, यहाँ पे तो इल्यूमिनेशन मतलब यहाँ पे उजाला हुआ, यहाँ पे कोई फ्रिंज पैटर्न देखने को नहीं मिला हमें। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? इल्यूमिनेटेड रीजन है वो तो, है ना। और ये वाला रीजन क्या है? डार्क शेडो रीजन। कौन सा रीजन है ये? डार्क डार्क शेडो शेडो रीजन। डार्क शेडो रीजन। तो ये एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि आपका जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो शेडो रीजन को शिफ्ट कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। यानी कि तुम्हारे जहां पे शेडो बनना चाहिए था वहां पे नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात। पहली बात तो ये पता चली, यानी कि लाइट डेफिनेटली रे तो नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल तो नहीं करती है। अगर वेव फ्रंट्स के रूप में ट्रैवल करती है तो ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो कि बाद में प्रूव भी हो गया कि लाइट ट्रैवल्स एज अ वेव, और वो वेव फ्रंट्स के रूप में ट्रैवल करती है, वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, वो इस तरह से प्रोपोगेट करते हैं कि जो लाइट की बेंडिंग है वो जस्टिफाई होती है उसकी वजह से, है ना। लाइट बेंड करेगी तो डेफिनेटली जिस एरिया में अंधेरा होना चाहिए, शैडो बनना चाहिए, उस एरिया में भी लाइट आ जाएगी, है ना। ये बेसिक चीज हमें पता चली इस चीज से। यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes. आगे चलें। यस सर। Yes, यस sir. सर। एक और ऑब्जर्वेशन करी उन्होंने, एक और पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई किया। तो उन्होंने क्या बोला कि इस बार अगर लाइट को 2 स्लिट नहीं चाहिए अगर, तो 1 स्लिट बना के देखते हैं क्या पैटर्न देखने को मिलता है। तो उन्होंने फिर एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसको हम समझेंगे। ये हमारा बेसिकली हमारा जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, वो भी एक्सप्लेन कर देगा पूरा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिंगल स्लिट बनाई, एक सोर्स ले लिया, है ना, पॉइंट सोर्स बोल दो या कोई सोर्स ले लिया उन्होंने लाइट का। ठीक है, अब ये लाइट का जो सोर्स था, इससे लाइट निकली। ठीक है, जब लाइट निकलेगी तो इस स्लिट से भी पास होगी, राइट। अगर स्लिट से पास होगी तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो लाइट ऐसे चली जाती, है ना, एक रीजन बनाती, और इस एरिया में तुम्हारा क्या हो जाता भाई, इल्यूमिनेशन हो जाता, इल्यूमिनेंस हो जाता, है ना। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको उजाला दिखता इस पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में। और इसके ऊपर और नीचे क्या बनना चाहिए था टेक्निकली? तो क्या बनना चाहिए था बताओ? शैडो रीजन बनना चाहिए था ना, सर शैडो रीजन। है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या देखने को मिला? इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, फ्रिंजेस देखने को मिली हमें, क्योंकि लाइट हो गई बैंड, लाइट हो गई बैंड, है ना। इस एज पे लाइट को बैंड होना पड़ा, और उसके बाद उसने बनाना चालू किया फ्रिंज पैटर्न। तो कैसे बनाए उसने? वही एक डार्क फ्रिंज बनाई, फिर लाइट ब्राइट, फिर डार्क, और ऐसे ऊपर जाते जाते फेड आउट होने लगी। वो फेड आउट समझते हो? सर गायब होने लग पड़ी। हाँ, गायब होने लगी, कम बनने लगी, पतली पतली विड्थ की बनने लगी मतलब। और बननी भी चाहिए, क्योंकि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, वेव फ्रंट्स बन भी रहे होंगे तो भी तो एक डिस्टेंस तक ही तो जा पाएंगे वो। ऐसा थोड़ी कि ऊपर जाते जाते और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे वो। बात समझ में आ रही ना ये तो, Yes, sir. यस। है ना। अगर लाइट बैंड भी हो रही है तो बैंड होते होते इन्फिनिटी तक थोड़ी चली जाएगी, एक रेंज तक ही हो पाएगी, है ना। और जहां जहां हो रही है वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेंगे। अच्छा, इंटरफेरेंस पैटर्न, जितना ज्यादा आपका लाइट है वहां पे, या जितनी ज्यादा आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी है लाइट की, उतना ज्यादा क्लैरिटी से देख पाओगे आप पैटर्न को, है ना। यानी कि उतनी बड़ी विड्थ की आपकी फ्रिंजेस बन रही होंगी। अगर इंटेंसिटी ही कम होती जाएगी ऊपर जाते जाते या नीचे आते आते, तो फिर उस जगह पे फ्रिंज विड्थ को भी कम होना चाहिए टेक्निकली, तो जो कि देखा भी सही हमें। तो समझ में आ रहा है ना लॉजिक, कि भाई फ्रिंज विड्थ कम क्यों हो रही है Yes, ना, sir. ऊपर और नीचे जाते हुए। और जब एक पॉइंट आया जहां पे हमें रियलाइज हुआ कि अब फ्रिंज विड्थ दिख नहीं रही है, तो वो रीजन वापस से क्या हो गया भाई, डार्क शेडो रीजन। क्या हो गया वो? डार्क शेडो डार्क रीजन। शेडो रीजन।
है ना, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ फिर वो अंधेरा हो गया बेसिकली। समझ में तो आ ही रही है हमें बात वो, है ना, डार्क शेडो रीजन हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न मिल गया, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया एक जगह। और बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में क्या होगा इस जगह पे, इस जगह पे ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा बनता था ना, याद आ रहा है? यस सर, है यस ना, सर। इस जगह पे ब्राइट Yes, sir. स्पॉट देखने को मिला एक, है ना, जिसकी इंटेंसिटी इज सपोजिटली मोस्ट मोर। अरे यार काफी सारी लाइट रेज तो इधर से निकल जाएंगी ना, काफी सारी लाइट वेव्स तो इधर से निकल जाएंगी यस सेंटर में, सर, है ना, अगर वो बैंड ही नहीं होगी। बैंड क्यों होंगी, पहली बात तो अगर सीधी जा रही है तो बैंड क्यों होंगी? अगर कोई लाइट है, मैंने मान लो ये टॉर्च है मेरी, ठीक है, ये मेरी टॉर्च, इससे मैंने लाइट मारी, तो अगर लाइट का डायरेक्शन ये है और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया, सीधी जा रही है, तो मैं स्क्रीन पे जब ऑब्टेन करूंगा तो मेरा ब्राइटेस्ट स्पॉट तो इसी वाले एरिया में आना चाहिए ना यार, आया ना? यस सर, ये Yes, sir. बहुत ही ऑब्वियस बात है, ये तो तुम बचपन से देख रहे हो, इसके लिए तुम्हें फिजिक्स पढ़ने की थोड़ी जरूरत है। लेकिन अगर तुमने स्लिट बना रखी है या तुमने कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है उसके प्रोपोगेशन के बीच में, है ना, इंटरफेयर कर रहे हो तुम उसको, तो डेफिनेटली जब लाइट वेव है तो फिर वो वेव फ्रंट के फॉर्म प्रोपोगेट करेगी और वो अपना बेंडिंग दिखाएगी, है ना, लाइट बेंड होगी फिर उस डायरेक्शन। तो फिर वो ऐसे एरिया में भी ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगी या फ्रिंजेस क्रिएट करेगी जिस एरिया में आप सोच के बैठे थे अभी तक बचपन से कि यहाँ पे तो शैडो ही बनना चाहिए, Yes, sir. है ना। थोड़ी मोटी मोटी समझ में आई बात, क्या बात हो रही है हमारी, यस सर। है ना, आइडिया। यस सर, तो ये डिफ्रेक्शन Yes. हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट दैट डेविएशन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर बेंडिंग देखने को मिल रही है, या फिर शैडो रीजन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है कि भाई शैडो रीजन जहां बनने चाहिए थे अगर लाइट रे होती तो वहां पे नहीं बन रहे हैं, उससे कहीं और बन रहे हैं, या तो डिस्प्लेस हो गए हैं, है ना, या फिर फेड आउट हो गए हैं। ठीक है, आगे चलें अगर ये क्लियर हो गया हो तो। यस सर। यस सर, Yes, sir. ठीक है, कूल। अब समझते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसके पीछे की। तो यहाँ पे देखो एक स्लिट ले ली हमने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए डिस्टेंस हमने ले लिया, जो अभी तक हम स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी ले रहे थे ना बच्चों, अब हम ए की स्लिट ले रहे हैं, तो हमने उसका डिस्टेंस कितना ले लिया है, सेपरेशन कितना ले लिया है, ए ले लिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये आपका थीटा बन गया, ये भी थीटा है। अरे ये याद आ रहा है ना पुराना, जहां याद नहीं आया बता देना, सब कुछ पुराना गेम चल रहा है। ये ओ आपका सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया जहां पे सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है, यस सर, कर वाला। और ये पी पॉइंट हो गया, याद करो पी पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस निकाल रहे थे, है ना। Yes, sir. स्क्रीन आपकी बहुत दूर रखी हुई है, ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई में भी करी हुई है इस एक्सपेरिमेंट में भी। ठीक है, और थीटा आपका एंगल बन रहा है पी पॉइंट तक, पी पॉइंट से, है ना। बेसिकली यहाँ पे इसको बोलते हो आप, यहाँ पे कितना डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन कितना है। ठीक है, चलो ठीक है, ए आ गया जो कि डी था, ए आ गया जो कि क्या था पहले, डी था, है ही डी, सही। तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा ये वाला, ये अभी भी क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए साइन थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर, No, sir. ठीक है, तो एनपी माइनस एलपी, एन कौन सा पॉइंट है, बॉटम वाला, याद करो S1 S2 थे, S1 S2 थे ना, S1 और S2, है ना। तो उसमें भी तो यही निकाल रहे थे, S1P माइनस S2P, याद आ रहा है पाथ यस डिफरेंस, सर, है ना। तो Yes, यहाँ पे sir. भी हम क्या करेंगे, एनपी माइनस एलपी लगा देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉइंट एल है, नीचे वाला एन है, तो यहाँ पे भी हमने बेसिकली डिफरेंस निकाल लिया उनका। तो ये एनक्यू के बराबर हम बोल रहे हैं इसको, कि एनक्यू के बराबर आएगा ये, एनक्यू ये है ए साइन थीटा, क्यू पॉइंट ये है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना हमने इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को क्यू बोल रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा समझ में आया? सॉरी, यस Yes. सर, यस सर। ठीक है, पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा हो गया। और अगर हम यहाँ पे वही स्क्रीन दिख रही, किसको स्क्रीन दिख रही, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या विजिबल है। सर, बेटा? एक बार रीजॉइन करने का ट्राई करो प्रिया, मे बी आपको नेटवर्क इशू हो रहा हो। हाँ एक बार रीजॉइन करो। हाँ तो भाई क्या बात कर रहे थे हम, पुराना गेम पूरा का पूरा वापस से रिपीट करा। पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा लिखा, और डी की जगह सिंस ए ले रहे हैं तो ए साइन थीटा लिख दिया। और सिंस कैपिटल डी यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी बहुत बड़ी है,
स्लिट अभी भी बहुत छोटी है, तो ये रीजन की वजह से अभी भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, और साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, बोलो, थीटा। थीटा। तो क्या हो गया, ये पाथ डिफरेंस ए थीटा के बराबर आ गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कूल। अब हम समझते हैं लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन एल और एम हो जाएगा a/2 थीटा, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट है। सही बात है? अरे हाँ ना? Yes. यस सर। ठीक है, तो एल और एम के बीच में पाथ डिफरेंस a/2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए थीटा कब ले रहे थे, जब पूरे स्लिट का ले रहे थे। तो अगर आधी डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो a/2 थीटा ही तो होगा। अरे यार हाँ ना, यस सर। जल्दी नहीं। Yes, sir. ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव यस सर। डिफरेंस यस सर। याद करो, λ/2 के मल्टीपल ले रहे थे हम। याद करो YDSC में λ/2 के मल्टीपल ले रहे थे ना। अरे n लैम्डा तो लेते थे ब्राइट वाले के लिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और λ/2 के मल्टीपल लेते थे डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो इसको इक्वेट कर देंगे a/2 थीटा को λ/2 से। ठीक है, प्लस माइनस λ/2, केवल एक केस को ले रहे हैं अभी हम। ठीक है, n लैम्डा हम लिखेंगे जब हम बहुत सारे जो भी नंबर ऑफ मिनिमा या कोई पर्टिकुलर मिनिमा निकाल रहे होंगे, पर अभी हम पहला वाला निकालना चाह रहे हैं। तो λ/2 लिया हमने, प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। ठीक है, इसको जब हम इक्वेट करेंगे, फॉर एवरी पॉइंट m1 इन पार्ट lm देयर विल बी अ पॉइंट m2 एट a/2 डिस्टेंस अपार्ट इन mn। बोलना क्या चाह रहा है ये, कि जो हर एक पॉइंट आएगा आपका lm की वजह से, है ना, एक पॉइंट m1 जो आएगा lm की वजह से, जिस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, उसकी कॉन्जिक्यूटिवली a/2 डिस्टेंस पे, सिंस नीचे भी a/2 है ना, अरे समझाना चाह रहा हूं तो समझो, a/2 पॉइंट है इधर, a/2 डिस्टेंस से ऊपर, है ना, और नीचे भी a/2 है। यस सर। तो इस a/2 वाले की वजह से जो पॉइंट आपका आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, सेम वो a/2 वाला नीचे वाला भी देगा क्या? Yes, sir. राइट? Yes. तो आपका हर जो होगा पैटर्न, हर जो पॉइंट होगा वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी फर्स्ट मिनिमा की, थीटा विल बी इक्वल्स टू λ/a। कैसे आया ये? a/2 थीटा को हमने इक्वेट किया λ/2 से, 2 से 2 कट हो जाएगा दोनों तरफ, यस सर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, λ/a, प्लस माइनस, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर नीचे देख रहे हैं हम। ये जो थीटा है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और इट इंक्रीजेस विद द स्लिट विद ए डिक्रीजेस। यानी कि ए अगर कम होगा तो आपका थीटा बढ़ेगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में है ना, क्योंकि ए तो। और ये तो हमने वहां भी डिस्कस किया था, याद करो। अगर हमने क्या बात बोली थी आपको, कि जब आपका स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी जो आ रहा था, है ना, वो जब कम होगा तो आपकी क्या बढ़ जाती थी उसमें, याद करके बताओ बेटा। अगर स्मॉल डी कम होता था YDSC में, यंग्स डबल स्लिट में, तो क्या बढ़ता था? अब ऐसे मत करो यार, तुमने पढ़ा हुआ है वो पूरा, याद आ नहीं रहा है या बताना चाह नहीं रहे हो? बेटा पोजीशन बढ़ती थी ना, फ्रिंज विड्थ बढ़ती थी ना। अरे λ/d/d फॉर्मूला लिखा था, याद आ रहा है फ्रिंज विड्थ का, Yes, sir. है ना। तो जो स्मॉल डी को कम करोगे तो बढ़ नहीं जाएगा, न्यूमरेटर वाला वैल्यू बढ़ जाएगा ना, जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगा ना, डिनोमिनेटर कम होगा तो, अगर, Yes, sir. है ना। Yes. यस सेम सर। चीज यहाँ पे हो रही है। आपका जो थीटा है वो है एंगुलर साइज या एंगुलर पोजीशन, कितना एंगुलर पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली जब आपका स्मॉल डी कम होगा, स्मॉल ए कम होगा यहाँ पे, तो ये बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि आपके स्क्रीन पे जो एंगुलर पोजीशन आ रहा है ना, आपके मिनिमा का, मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, यानी डार्क फ्रिंज का, वो पोजीशन आपका बढ़ जाएगा। समझ में आई ये बात सबको? Yes, sir. तो जनरल कंडीशन लिख लेते हैं इसकी, थीटा इक्वल्स टू n λ/a, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर हम नंबर ऑफ मिनिमा निकालेंगे ना, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, जैसे वहां निकालते थे ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बता दो, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बता दो, वैसे यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो इन दोनों बॉक्सेस को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये आपको याद भी रखने हैं और समझने भी आने चाहिए, जो कि आपको आ चुके हैं। हमारी इसका रीजन क्या आ रहा है, कि हमारा जितना a/2 ऊपर वाला जो लेंथ है उसकी वजह से जो बन रहा है, वो नीचे वाला भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, उसकी वजह से भी एक पॉइंट आ रहा है सेम a/2 की वजह से।
एम एन पार्ट पे, यानी कि एल एम की वजह से जो बन रहा है वो एम एन की वजह से भी बन रहा है। तो इसलिए हम आधा ले लेते हैं लैम्डा का, λ/2। आगे चलें या लिख रहे हो? सर एक मिनट। सर वन हो गया क्या? यस सर। ओके कूल, आगे चलते हैं। लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं सेम तरीके से, ठीक है। जैसे उसमें हमने निकाला था डार्क फ्रिंज के लिए, वैसे इसमें हम निकालेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए। इफ वेव्स फ्रॉम एनी टू पार्ट्स विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, then third part will leave some intensity on screen and it will be secondary maxima। अब उसमें क्या हो रहा था, आधे आधे डिस्टेंस पे हम देख रहे थे जब हमारा मिनिमा ऑब्टेन हो रहा था। इसमें हमारा क्या हो रहा है, 1/3 डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है। तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में, ठीक है, वो आ रहा है आपका a/3 थीटा। पहले क्या आ रहा था, a/2, अभी आ रहा है आपका a/3 थीटा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस केस में भी होगा तो ये λ/2 के बराबर ही। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक है। हर पॉइंट जो m1 में आ रहा है, m1 यानी lm डैश ऊपर वाले पार्ट में, देयर विल बी अ पॉइंट m2 एट a/3 डिस्टेंस इन पार्ट h3। यानी कि पहले जो a/2 डिस्टेंस पे आपका रिपीट हो रहा था ना, इंटरफेरेंस रिपीट हो रहा था, अब वो a/3 डिस्टेंस पे आ गया है। किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो जो आपका मैक्सिमा निकलेगा, इसमें आपका निकलेगा पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा निकलेगा ही सेकंड नंबर वाला, पहला मैक्सिमा निकलेगा ही सेकंड नंबर वाला, ठीक है। एक तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा जो सेंटर पे लाई करेगा, और जो पहला मैक्सिमा निकलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं निकलता इसमें, सेकंड मैक्सिमा निकलता है, जिसकी वैल्यू आती है 3/2 λ/a। क्यों आई, क्योंकि ये हर a/3 डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यानी कि हर पॉइंट वो ऐसा मिल रहा है जहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है ना, पाथ डिफरेंस जहां पे a/3 थीटा के बराबर आ रहा है। तो आपको इसमें याद रखना है λ/a, एन λ/a, और इसमें याद रखना है n+1/2 λ/a, ठीक है। ये जनरल कंडीशन होती है। जो मेन बात याद रखने की है वो ये है कि आपका पहला जो मैक्सिमा आता है वो फर्स्ट नहीं आता, वो सेकंड आता है ना। सेकंड मैक्सिमा आपका फर्स्ट मैक्सिमा निकल के निकलता है, ठीक है। इसको लिखो, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको नोट करो एक बार। किया क्या? यस सर। पूरा नोट करना है इसको डायग्राम के साथ में, ठीक है। ये a/3 है डिस्टेंस, जो यहाँ पे ये उल्टा थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से ये उल्टा दिख रहा है ना, ये a/3 है। और ये बॉक्स भी लिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी मच लेस देन द सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा पे आपका काफी ज्यादा इंटेंसिटी होगा, और उसके अलावा जितने भी मैक्सिमा बनेंगे ऊपर, जितने भी ब्राइट बनेंगे ना, वो सारे जितने भी होंगे सेकेंडरी बुलाया जाएगा उनको, पहली बात तो। और उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, उनकी इंटेंसिटी बड़ी कम होगी कंपैरिजन एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा। आवाज आ रही है मेरी?
यस सर, आ Yes, रही है। sir. तो yes, समझने का थोड़ा sir. ट्राई करते हैं कैसे आया ये 3/2 लैम्डा बाई ए, कैसे आया ये? दिक्कत आ रही है ना इसको समझने में? ये समझ में आ गया है? अरे बोलो भाई, बता एक दो बार सर। एक्सप्लेन करो। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसको ढंग से। यस सर। यस सर। देखो इधर देखो, हमारा जो सेंटर है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो हमारी बनेगी उसके फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क की हम बात करते हैं, ऊपर और नीचे। यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी, इसके ऊपर फर्स्ट वाली डार्क बनेगी तुम्हारी और सेकंड वाली डार्क बनेगी, राइट? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना? अच्छा, फर्स्ट डार्क जो बनेगी बच्चों, उसका वैल्यू कितना होगा अभी पढ़ के आए हो तुम? क्या लैम्डा बाय ए बनेगा क्या? क्या लैम्डा बाय ए पोजीशन पे बनेगा क्या? देखो मैं दिखाता हूँ। यस यस सर। देखो अभी तक बताया था यहाँ पे लैम्डा बाय ए पे बन रहा था ना फर्स्ट मिनिमा। बेटा हाँ ना बोल। यस सर। ठीक है, अगला मिनिमा कहाँ बनेगा? व्हाट अबाउट द अगला मिनिमा? ये फर्स्ट ईयर। व्हाट अबाउट द सेकंड, सेकंड डी, यानी कि सेकंड डार्क फ्रिंज कब बनेगी? क्या ये 2 लैम्डा बाय ए पे बनेगी क्या? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो इसके बीच में बननी चाहिए ना ब्राइट वाली, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में। यस सर। तो ये जो ब्राइट वाली है आपकी, ये पहली बात तो बनी दूसरी रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला तो क्रॉस हो चुका है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो आप ले चुके हो। तो जो ये आपका बनेगा पोजीशन आएगा, क्या ये 1 और 2 के बीच में बनेगा? तो क्या ये 1.5 पे नहीं बनेगा? यस सर। यस सर। 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 3/2। 3/2 लैम्डा बाई ए। अब समझ में आया क्यों आ रहा था वो 3/2 लैम्डा बाई ए मैक्सिमा? यस सर। यस सर। जो ब्राइट फ्रिंज आपकी ऑब्टेन हो रही है, वो इस वजह से आपकी 3/2 लैम्डा बाई ए पे हो रही है, ठीक है। इसको जब हम वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करेंगे, ए साइन थीटा वगैरह लेके जो हमने पाथ डिफरेंस लिया था, तो भी ये सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो एक बार, इसको भी नोट कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, थोड़ा समझने में आसानी हो। ए साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 जब लिखोगे आप, तो आपका ब्राइट फ्रिंज निकल के आ जाएगा। पहला वाला आएगा ही 3/2 लैम्डा बाई ए पे। इसमें अच्छे खासे नंबर जो होंगे बेसिकली, अगर आप जैसे कि कई सारे सोर्सेज ले लेते हो, 1 to 100 सोर्सेज अगर आप ले लेते हो, तो इसमें कई सारे सोर्सेज तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। वहां पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा ना, तो उस जगह तो आपका मैक्सिमम आएगा नहीं, ब्राइटनेस मिलेगी नहीं। और जो बचेंगे उनकी वजह से आपको मिलेगी ब्राइटनेस, तो उनकी वैल्यूज आप निकाल रहे हो यहाँ पे बेसिकली 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला बन गया किस चीज का? ब्राइट फ्रिंज निकालने का, ब्राइट स्पॉट निकालने का, ठीक है, कहाँ पे बनने वाली है। और ये जो तीन हमने तीन में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, A/3 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 में, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें मिल गया है। क्योंकि अगर आप 3 लैम्डा बाई 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा? ये तो लैम्डा हो जाएगा, राइट? और आपको एक और बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना लैम्डा बाई 2 में। लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 कितना होता है? बताओ बेटा। 3/2। 3 लैम्डा बाई 2, है ना? तो इसलिए आप हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो एरिया बनेंगे जहां से आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो बनेगा A/3 A/3 और A/3 का। करा नोट करा ये? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखना। एक तो आपका फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन होता है लैम्डा बाई ए, एन लैम्डा बाई ए, और इसका होता है n+1/2 लैम्डा बाई ए। n+1/2 क्यों लिखा, समझ में आया ना सबको? यस सर। ठीक है, n=0 इसमें पुट नहीं करना है, क्योंकि n=0 आप पुट करोगे तो आपको ब्राइट
फ्रिंज मिलेगी ही नहीं, है ना, मैक्सिमा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो आपका फर्स्ट डार्क के भी पहले आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप n+1/2 लेमडा अपॉन ए में n इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो क्या आंसर आएगा? λ/2a आएगा क्या? Yes, sir. तो क्या ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज से आधी डिस्टेंस पे है क्या? Yes, sir. वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। सेंट्रल ब्राइट के बाद तो पहला आपका जो बनेगा वो डार्क फ्रिंज ही तो बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये कैसी बात हो गई कि तुमने यहाँ पे उजाला कर दिया और तुम बोल रहे हो कि इस उजाले के अंदर एक और उजाला है। मतलब आई नो इट्स अ वेरी लेमन लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट समझ में आ रही होगी बात। अरे उजाला है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है, ये अंधेरा ही तो बताएगा। मतलब Yes, sir. आई होप समझ में आ रही होगी बात। Yes, sir. Yes, sir. डार्क फ्रिंज जब तक नहीं मिलेगी तब तक ब्राइट फ्रिंज आइडेंटिफाई कैसे होगी? सब कुछ ही ब्राइट लगेगा अगर डार्क मिलेगा ही नहीं तो पहला डार्क जो मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि सेंट्रल ब्राइट खत्म हो चुका है यहाँ पे, है ना। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट जो है आपका एरिया, वो एक जिस जोन में है वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पहली डार्क फ्रिंज बन चुकी है। अब आपका जो अगला आएगा वो मैक्सिमा आएगा, यानी ब्राइट बनेगा। तो वो आ रहा है 3 λ/2 ए पे, ठीक है। इसलिए आप n इक्वल्स टू 0 नहीं रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे? n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये वैल्यू आप नहीं रखोगे, और बाकी तो ये 1/2 का मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, तो इसलिए आपने n+1/2 λ/a रखा है। यहां तक समझ में आया सबको कि कैसे बन रहे हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज डिफ्रैक्शन के केस में, Yes, sir. है ना। चलो इंटेंसिटी वेरिएशन समझते हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन कुछ नहीं है, हमने जब बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को थीटा के साथ इंटेंसिटी को प्लॉट करके देखा तो हमको रियलाइज हुआ कि सेंट्रल पे तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। सेंट्रल पे तो क्या आ रही है? बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है ना। और आगे जब हम गए धीरे धीरे तो हमको दिखा कि वहां पे हमने देखा था ना, नोट किया था ना कि फ्रिंजेस जो रही थी कम होती जा रही थी, फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही थी। अरे याद आ रहा है? फ्रिंज विड्थ कम Yes, sir. है ना। तो सेंटर पे ये आई नॉट जो है वो क्या है? इंटेंसिटी एट, बोलो भाई, सेंटर, है ना। सेंटर ब्राइट या सेंटर मैक्सिमा, है ना। और बाकी आप ये देख सकते हो λ/a, ये आपकी ब्राइट पे 0 दिख रही है, ये λ/a पे 0 दिख रही है। अरे दिख रहा है, ये आपको टच कर गया है, थीटा की टच कर गया है ग्राफ इंटेंसिटी Yes, का, sir. है ना। 0 हो गया है थीटा की वैल्यू, जब λ/a रखोगे तो आई 0 हो गया है। और फिर देखो थोड़ा सा ये जो ऊपर उठ के आया है, क्या इसकी वैल्यू गेस कर सकते हो? जो थोड़ा सा ऊपर ग्राफ उठा है इसकी वैल्यू गेस कर सकते हो? गेस करो कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ग्राफ जब थोड़ा सा ऊपर उठा यानी थोड़ी सी इंटेंसिटी आई है इस जगह, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट पे? नहीं समझ में आया? सवाल समझ में नहीं आया? बेटा हाँ ना तो बोलो यार। No, sir. आई नॉट वैल्यू आ रही है इंटेंसिटी की जब थीटा 0 है। थीटा 0 का मतलब क्या है? कि ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है, सही बात है। अरे यार Yes, sir. एक लाइन है उससे तुम थीटा बना रहे हो, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ये थीटा है। अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 0 बोल दूं तो ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगी क्या? Yes, sir. है ना। तो ये पॉइंट सेंटर मैक्सिमाई का तो था, सेंटर ब्राइट का ही तो था, ये सेंटर ही तो था ये पॉइंट जब थीटा 0 हो रहा था। तो इस जगह पे तो हमने वैसे भी बात करी थी कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आनी चाहिए। अरे यार तुम टॉर्च मारोगे जिस जगह पे, उस जगह तो उजाला रहेगा ना सबसे ज्यादा। वो तो वेव्स हैं, इस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव फ्रंट की वजह से वो शेडो वाले रीजन में भी बेंड होके जा रही है। लेकिन जहां पे तुम उजाला मार रहे हो, जहां पे तुम टॉर्च से क्या कर रहे हो, उसको इल्यूमिनेट कर रहे हो, उस जगह पे तो आपकी इंटेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए ना। Yes, sir. इनफैक्ट मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी नोट करी हमने? कि आई नॉट हो गई, ठीक है। जब थीटा 0 था तो आई नॉट हो गई। और हमने बोला कि जैसे ही थीटा आप चेंज करते रहोगे, यानी सेंटर से दूर जाते जाओगे जैसे जैसे, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये बात भी सही है, Yes, sir. है ना। तो हमने Yes, बोला कि पहली डार्क फ्रिंज जब मिली तुम्हें λ/a पे, तो तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी हो गई? डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी कितनी होती है बताओ बेटा। किसी जगह अंधेरा है तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी वहां पे?
अरे जीरो होगी ना लाइट की इंटेंसिटी, जीरो। कमाल बात कर रहे हो। 0. जहाँ पे लाइट ही नहीं है वहां पे लाइट की इंटेंसिटी होगी क्या, नो सर। है ना ही नहीं। No, sir. नो तो सर। ग्राफ को देखो ध्यान से, लैम्डा बाई ए पे जो पर्पल कलर का ग्राफ है तुम्हारा, क्या वो थीटा वाले एक्सिस को टच कर गया है क्या? No. अरे टच कर तो गया है बेटा, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा क्या ये ढंग से? मुझे लग रहा दिख रहा होगा। ये पर्पल कलर का ग्राफ दिख रहा है सबको? ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, जो ऐसे आ रहा है, Yes. Yes, sir. इस पॉइंट पे देखो टच कर गया है क्या ये थीटा एक्स को, एक्स एक्सिस बोल लो या थीटा एक्सिस बोल लो, ये एक्सिस को टच कर गया है Yes, क्या, sir. है ना? Yes, sir. फिर ऊपर उठा और फिर नीचे टच कर गया क्या 2 लैम्डा बाई ए पे, फिर Yes, ऊपर sir. उठा और फिर टच कर गया। और देखो इसकी Yes, जो sir. ये, नो सर बेटा टच कर तो रहा है, ये ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे आया और यहाँ पे टच करा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर टच किया, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, कम ऊपर उठा पहले से, फिर टच किया और फिर कम ऊपर उठ के बहुत ही कम होने लगा। तो बेसिकली ये फ्रिंज विड्थ ही तो बता रहा है जो कम होती जा रही है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो सेंटर से, वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है ना, Yes, sir. और इंटेंसिटी Yes, जीरो sir. होती जा रही है जहां जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है Yes, sir. है ना? तो मेरा सवाल ये था कि ये लैम्डा बाई ए और 2 लैम्डा बाई के बीच में जो ग्राफ ऊपर उठा है ना, ये ऐसे इंटेंसिटी थोड़ी सी बड़ी है, मतलब या थोड़ी सी आई है इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू बता पाओगे क्या, थीटा कितना है इस पॉइंट? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम आंसर करना नहीं चाहते हो या नहीं आ रहा है आंसर, कुछ तो बताओ। 3/2 lambda upon एग्जैक्टली 3 लैम्डा बाई 2a कितनी आएगी, 3/2 लैम्डा अपॉन ए। अरे पहला ब्राइट बन रहा है ना भाई यहाँ पे, बेटा ब्राइट बन रहा है तभी इंटेंसिटी आ रही है। यस सर। यार तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है क्या कि अगर अंधेरा रहेगा तो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, और अगर उजाला रहेगा तो इंटेंसिटी रहेगी, और इंटेंसिटी रहेगी यानी ब्राइट बनेगा, इंटेंसिटी नहीं रहेगी मतलब डार्क बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यस Yes, सर। sir. तो 3 लैम्डा बाई 2a ये हमारा आ रहा था ब्राइट मैक्स या फिर मैक्सिमा आ रहा था। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर वापस कम होके 2 लैम्डा बाई पे अगेन सेकंड डार्क बना, सेकंड डार्क फ्रिंज, तो वहां पे 0 हो गई। फिर आगे बढ़ी 5 लैम्डा बाई 2a, वहां पे फिर से थोड़ी ऊपर उठी, फिर 3 लैम्डा बाई ए पे फिर 0 हो गई, और फिर ऐसे होते 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 0 हो जाएगी पूरी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते आओगे। तो ये आपका ग्राफ होता है, कभी अगर दिख जाए इंटेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ तो समझना इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यानी कि एक लाइट दे रखी है वायलेट और उसका वेवलेंथ दे रखा है हमको, विड्थ दे रखी है, सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द एंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड एज वाई। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज जो है आपकी उसकी वैल्यू दे रखी है डिफ्रैक्शन पैटर्न की y, व्हेन हाफ ऑफ द स्लिट विड्थ इज कवर्ड एंड illuminated by येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, आधी अगर आपने येलो लाइट से कवर कर दी, आधी स्लिट आपने येलो लाइट से कवर कर दी अगर, जिसकी वेवलेंथ भी दे रखी है 600, देन फाइंड द वैल्यू और फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अगर आपका सेंट्रल फ्रिंज बीटा है तो कैसे निकलेगा ये, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाय ए था, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाय ए था बच्चों, Yes, sir. ठीक है? तो अगर ये फर्स्ट डार्क जो बन रहा था, ये फर्स्ट डार्क, ये थीटा एंगुलर उस पे है आपके पोजीशन पे, तो नीचे की तरफ भी थीटा पे बनेगा क्या फर्स्ट वाला, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ, क्या वो 2 थीटा नहीं हो जाएगी, थीटा ऊपर और थीटा नीचे? ये देखो ना यार, थीटा और Yes, थीटा 2 sir. थीटा हो जाएगी ना टोटल, बीटा बीटा की वैल्यू थीटा हो जाए 2 थीटा हो जाएगी ना, जो तुमको निकालनी थी सेंट्रल फ्रिंज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, 2 थीटा, कितनी हो जाएगी, 2 थीटा, 2 theta. ठीक है? अच्छा इसको निकालेंगे कैसे, बीटा एंगुलर विल बी लैम्डा बाय ए माइनस ऑफ माइनस लैम्डा बाय ए। ऐसा क्यों किया मैंने, लैम्डा बाय ए तो ये वाला था राइट,
और ये वाला था माइनस लेमडा बाय ए। अरे नीचे बन रहा था ना, क्योंकि बेटा लेमडा बाय समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो ऊपर बनी है और जो नीचे बनी है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है बीटा। अरे लेमडा बाय ए और माइनस लेमडा बाय ए का डिफरेंस ही तो है बीटा। नहीं समझ में आई क्या बोला मैंने बात? फर्स्ट डार्क ऊपर की तरफ और फर्स्ट डार्क नीचे की तरफ, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, डिफरेंस निकाल लूं, तो क्या मुझे सेंट्रल ब्राइट एंगुलर विड्थ मिल जाएगी, बीटा मिल जाएगा, Yes, sir. है ना? और थीटा ऊपर है और थीटा नीचे है, ये तो 2 थीटा के बराबर कर दूंगा इसको मैं। तो कर दिया मैंने, लेमडा बाय ए माइनस लेमडा बाय ए, क्योंकि नीचे वाला है ना तो माइनस वैल्यू लेते हैं हम, याद आ रहा है? n इक्वल्स टू माइनस 1 2 3 4 लेते थे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 प्लस वाला लेते थे, है ना? तभी तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं हम, राइट? तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 2 लेमडा बाय ए। इसको आप इक्वल किसके कर दोगे? 2 थीटा के, राइट? तो थीटा कितना आ गया? लेमडा बाय ए। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ गई? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मल्टीप्लाई बाय डी। मल्टीप्लाई बाय डी क्यों किया हमने, बता सकता है? एक तो था एंगल, यानी tan थीटा के बराबर, है ना, जिसको ऑलमोस्ट आप थीटा मान देते हैं। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? y अपॉन डी होती है क्या? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे तुम d से मल्टीप्लाई करोगे ना थीटा को, अगर आपको y निकालना है तो। अरे बात समझ में आई? एक तो मेरे पास एंगुलर विड्थ है, ये एंगुलर विड्थ है एक तो मेरे पास, और एक मुझे ये विड्थ निकालनी है एक्चुअल, ये वाली विड्थ निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली निकालने के लिए एंगल वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? इसके बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी। बात समझ में आई? Yes. tan थीटा के फॉर्मूले से किया है, ठीक है? तो बीटा एंगुलर मल्टीप्लाई बाय डी, तो कितना हो जाएगा? बीटा एंगुलर अभी निकाला था तुमने, 2 लेमडा बाय ए, 2 लेमडा बाय ए मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल डी से। क्या फॉर्मूला बन गया भाई बीटा का? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू कितनी बन गई बताओ? 2 लेमडा डी अपॉन ए। क्या वैल्यू आई? 2 lambda d upon में. 2 लेमडा डी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व कर लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे इसकी? Yes, sir. इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो एक बार। बेटा जब मैंने बोला है नोट करना है तो करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने बोला है कोई ना, जरूरी नहीं नोट करना, तो बेटर है कि आप कर लें एक बार, वरना ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, परेशान हो जाओगे फिर। चलें आगे? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसको सॉल्व करा देता हूँ, मैं ही करा देता हूँ सॉल्व एक बार इसको, क्योंकि तुमसे पता नहीं होगा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था देखो, व्हेन हाफ ऑफ द स्लिट विड्थ इज कवर्ड एंड इल्यूमिनेटेड बाय येलो, यानी कि अगर स्लिट ए थी, स्लिट का डिस्टेंस कितना था? ए था, पढ़ा था ना हमने, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है वो ए, सेपरेशन ए है। तो आधी स्लिट यानी a/2 लेंथ की स्लिट को तुमने येलो लाइट से कर दिया है। तो पहले आप वॉयलेट वाले के लिए निकाल लो पहले तो। फॉर वॉयलेट, अगर आपकी येलो नहीं थी पिक्चर में, अगर येलो थी नहीं, तो आपका जो बीटा आता वो कितना आता? फॉर्मूला बताओ। 2 लेमडा डी अपॉन A. ए। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू, बताओ कितना हो जाएगा? डी, कैपिटल डी, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की जगह क्या रख दूंगा? कितना था लैम्डा? 400 था क्या? Yes, sir. Nanometer. वॉयलेट के लिए 400 था ना, है ना? नैनोमीटर में ले लेते हैं, कोई बात नहीं अभी। अपॉन ए फॉर येलो, ठीक है? ये वैल्यू तो आ गई आपकी y के बराबर, देखो क्वेश्चन में दी हुई है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है y के बराबर दी हुई है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज कितनी दे रखी है? इज मेजर्ड एज y,
यानी तुमसे y के टर्म्स में आंसर पूछना चाहता ही है। ऑप्शन अगर होते इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली y के टर्म्स में होते। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि येलो ला दी तुमने आधे पोर्शन में 600 नैनोमीटर वाली, तो अब तुम बता दो विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न कितना अफेक्ट हुआ है ना, क्या सेम है, क्या बदल गया है, बदल गया तो कितना बदल गया है, ये पूछना चाह रहा है। तो येलो के लिए भी सेम फॉर्मूला तो यूज करूंगा मैं, बीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए, यही आएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. नहीं, अब ए नहीं आएगा, अब ए बाई 2 आएगा। कितना आएगा? A by 2. हाफ हो गया ना, उसने ही तो बोला है आधी आधी डिस्टेंस पे येलो यूज किए मैंने, राइट? Yes. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 2 इंटू 600 था क्या इसका, Yes, sir. Yes, sir. अपॉन ए बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या बेटा? हाँ ना Yes, sir. बोल दो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में तो आ Yes, रहा है ना? कितना हो गया ये ऊपर जाने के बाद? 2400 डी हो गया, Yes, sir. Yes, sir. 2400 डी अपॉन ए, और ये कितना आ रहा था? 800 डी अपॉन ए, है ना? तो ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा क्या ये? देखो ध्यान Yes, से, yes, sir. है ना? आंसर क्या आया? 3y। क्या आंसर है? 3y. 3y। समझ में आया क्वेश्चन सबको? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन काफी इजी है, Yes, sir. जो हमने डिडक्शन निकाला है उसको याद रखना। ठीक है, ओके। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि एक ही लाइट येलो वायलेट को एक पर्टिकुलर लाइट तुमने अगर यूज करी है तो दिख रहा है सबको, फ्रिंजेस दिख रही है डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट, ये डार्क दिख रहा है, ये ब्राइट दिख रही होगी बीच में, है ना? फिर वापस डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, दिख रहा है सबको, और ऊपर जाते जाते सबको ही दिख रहा है फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है। Yes, sir. यहाँ पे देखो फ्रिंज विड्थ कितनी बड़ी थी, Yes, sir. इतनी बड़ी फ्रिंज विड्थ थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई, और ऊपर जाते बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, छोटी सी हो गई है बिल्कुल, है ना? तो ये पैटर्न है डिफ्रैक्शन का। जब एक स्लिट लगाई, सिंपल एक स्लिट लगाई एक, और लाइट उस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने क्या करी, प्रोजेक्ट करी, तो आपको फ्रिंजेस दिखने लगी, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लगे। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ है जो बताता है हमें कि डिस्टेंस अलोंग स्क्रीन के साथ कैसे चेंज हो रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस जो हमारा था वो ऐसे जा रहा था। डबल स्लिट जब हमने यूज किया था बच्चों, तो आपका इक्वल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। क्या उसमें हमने आपको कभी ये बोला कि फ्रिंज विड्थ जो है वो बदलती जाएगी? हाँ या ना? No, sir. क्या YDSC में No. क्या पता था, याद करो। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आ रहा था? लैम्डा डी अपॉन डी आ रहा था दोनों के केस में, ब्राइट के Yes. भी और डार्क के भी। लैम्डा डी अपॉन डी आ रहा था ना? Yes, sir. तो उसमें सेम विड्थ की फ्रिंज बन रही थी, मतलब टोटल पर नीचे दोनों तरफ, है ना? लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में हमने क्या बात करी कि अधिक एक ही स्लिट यूज करिए, दो नहीं करी इस बार, एक ही स्लिट यूज करिए। इस वजह से मैक्सिमम लाइट तो तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा पे ही जा रही है, सेंट्रल ब्राइट पे, वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। और फिर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, फ्रिंज जो बन रही है उसकी इंटेंसिटी, उस पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे YDSC और डिफ्रैक्शन के दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों को सेम तो नहीं मान लोगे गलत आगे से, है ना? सेम मत मानना दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है इसको, डिफ्रैक्शन को और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिला है। डिफ्रैक्शन का जो एनवलप है वो ऊपर की तरफ है, और एक्चुअल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए, वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में अगर हम समझना चाहें बेसिक, अगर हमको डिफरेंसेस देखना चाहें तो क्या होंगे भाई? इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेवफ्रंट। यानी कि वेवफ्रंट एक ही है लेकिन उसके अलग अलग पार्ट से हो रहा है, जबकि इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था? डिफरेंट वेव आ रही थी। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंटरफेरेंस में दो अलग अलग वेव आ रही थी ना, एक स्लिट 1 से एक स्लिट 2 से। ठीक है, सोर्स कोहेरेंट ही थे, फ्रीक्वेंसी सेम थी दोनों की, लेकिन वेव अलग अलग। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा। डिफ्रैक्शन में तो वेवलेट्स ही सेकेंडरी, एक सोर्स से तुमने वेव फ्रंट डाले, वो सेकेंडरी वेवलेट बने, वहां से टकरा के फिर एक और वेवलेट बने, और फिर उन्हीं वेवलेट का अलग अलग पार्ट जो है उसकी वजह से डिफ्रैक्शन देखने को मिला। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। डिफ्रैक्शन में फ्रिंज जो है वो चेंज हो जाती है ना, विड्थ चेंज हो जाती है उनकी।
इंटरफेरेंस में ऑल द मैक्सिमा हैव अप्रोक्सीमेटली सेम इंटेंसिटी, लेकिन डिफ्रैक्शन में सारे मैक्सिमा चेंज करेंगे अपनी इंटेंसिटीज को ना, पहले बढ़ता जाएगा, मतलब पहले ज्यादा होगा फिर कम होता जाएगा। देयर इज गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट होता है, यानी दिखते हैं आपको, अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा कि भाई ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो चेंज होता जाता है अगेन। समझ में आया? टेबल समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये बनाया टेबल। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर लास्ट टॉपिक है इसका डिफ्रैक्शन का। रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट टू इमेजेस दैट आर क्लोज टुगेदर। अगर दो इमेज आपकी एक साथ बन जाती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे टेलीस्कोप की बात करें तो अगर टेलीस्कोप में दो इमेजेस अगर पास पास बन रही है तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि कितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको सेपरेट कर सकते हो दोनों इमेजेस को। ऑल्सो रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can be resolved when viewed through optical instrument। इनवर्स ले रहे हैं इसमें हम थीटा का, क्या ले रहे हैं? एंगुलर सेपरेशन का इनवर्स ले रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर है ना, क्योंकि ये पावर में याद करो फोकल लेंथ का भी इनवर्स लेते थे ना पहले जब लेंस के लिए निकालते थे, P = 1/f। Yes, अरे sir. याद आ रहा है? ठीक है, तो इसमें जो एंगुलर पोजीशन है सेपरेशन है उसका इनवर्स लेते हैं। ठीक है, इसका आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात करेंगे तो रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट रीजन जो बनेगा आपका, यानी कि जैसे आपने कोई सेंटर एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें आपने एक से सेंटर में एक होल कट किया और लाइट को प्रोजेक्ट किया, तो इसकी वजह से जो पैटर्न्स बनेंगे, दिख रहा है यहाँ पे फ्रिंजेस बन रही हैं सर्कुलर, क्या आपको ऐसी फ्रिंज दिख रही है ये ऐसी Yes, sir. यस सर। इस पैटर्न की? तो जो रेडियस आपसे जनरली पूछा जाता है सेंट्रल ब्राइट रीजन का, ये जो सेंट्रल ब्राइट रीजन है ना, ये वाला जो उसमें सेंट्रल ब्राइट रीजन बन रहा था ना, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, ठीक है, वो इसमें क्या बन रहा है? सेंट्रल ब्राइट रीजन बन रहा है सर्कुलर फॉर्म में। सेंस आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है जनरली तो हम सर्कुलर अपर्चर वाली चीजें लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका R0 का वैल्यू आएगा यानी रेडियस का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.22 लैम्डा f/d। इस वैल्यू को याद रख लेना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें d क्या है? अपर्चर है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन देगा वो। d क्या है इसमें? अपर्चर है, ये दिख रहा है सबको? सपोज Yes, करो अगर sir. आईपीस होता तो इसका जो डायमीटर है वो है d, है ना, अपर्चर की लेंथ है पूरी। और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जिस भी लेंस की जो भी आप लेंस यूज करोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में उसकी फोकल लेंथ है f। ठीक है, लैम्डा सबको पता ही है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको आपको रिजॉल्व करना है तो आपका जो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स होगा वो इक्वल होना चाहिए R0/f के, और उस केस में रिजॉल्विंग पावर क्या बन जाती है? अभी हमने R0 की वैल्यू निकाली है, पहले हमने रेडियस की वैल्यू निकाल दी है, अब हम रिजॉल्विंग पावर डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमने बोला था ना 1/Δθ होता है, 1/θ होता है। ठीक है, तो एंगुलर सेपरेशन कितना चेंज हुआ है आपका? 1/Δθ, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी d/1.22 लैम्डा, क्योंकि आपका जो डेल्टा थीटा आ रहा था वो R0/f के इक्वल आ रहा था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वही tan थीटा वाले फॉर्मूले से निकाला है ये, समझ में आ रहा है? अरे Yes, sir. R0 तो ये हो गया और f ये हो गया, तो जो ये थीटा है ये tan थीटा वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा ना, R0/f। बेटा बात समझ में आई या नहीं है? Yes. ठीक है, तो R0 तुमने अभी अभी डिफाइन किया है 1.22 लैम्डा f/d, उसको यहाँ पे पुट किया तो ये फॉर्मूला आ गया रिजॉल्विंग पावर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। ह्यूमन आई के लिए जैसे कि यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई, टेलीस्कोप, किसी पे भी फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आज हमारा डिफ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है लेकिन इसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आप करके लाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं अगली क्लास में भी ले लूंगा। बाकी हम इसके जो होमवर्क है उस पर फोकस करेंगे मेनली। डीपीपी अप टू डिफ्रैक्शन सॉल्व करनी है पूरी, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने जो मैं आज शेयर कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास में डाउट है क्या? पहले तो ये बताओ, कुछ पूछना है क्या आज की क्लास में? No, sir. अब मुझे बताओ तुमको चाहिए क्या क्या, मतलब कौन सी चीजें थी जो तुम्हें तुम्हारे पास नहीं है? एक तो नोट्स हो गए लास्ट क्लास और इस क्लास के, उसके अलावा तुम्हारे पास PYQ वाली PDF नहीं है, और कुछ?
इसके अलावा और कौन सी पीडीएफ चाहिए बेटा, बता दो। सर माइंड मैप। माइंड मैप तो भेजा हुआ है ना यार, कितनी बार लोगे। चलो मैं देखता हूँ माइंड मैप दोबारा भेजने का, तो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढता हूँ। ठीक है, और कुछ। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वाली डीपीवी मिल गई थी क्या, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी वाली? No, sir. नो सर। ठीक है, वो भी भेजता हूँ। लास्ट नो सर। तक हो गया है? मैंने ली नहीं थी लास्ट क्लास आपकी 11th की, किसी ने ली है क्या 11th वाली क्लास, लास्ट वाली? नो सर। तुम में से किसी ने भी नहीं ली 11th वाली क्लास, लास्ट वाली? यस सर ली थी। तो क्या पढ़ा था उसमें? सर ने दूसरे सर आए थे ना पढ़ाने, उन्होंने क्या पढ़ाया था? सर इलास्टिसिटी पढ़ाई थी, विस्कोसिटी रह गई थी। विस्कोसिटी नहीं हुई है? नो सर। ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। ओके सर, बाय सर। गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट बच्चों, होमवर्क करके आना सब लोग। बाय बाय।